चलिए, तो आज का ये जो हमारा प्रश्न पत्र आप सब लोग देख रहे हैं, ये 18 जून 2024 का पेपर है। ऑफलाइन पेपर हुआ था और ये पेपर लीक भी हो गया है ना। और इसी की वजह से ये पेपर दोबारा हो रहा है 22 अगस्त 2024 को। मॉर्निंग शिफ्ट है। आज 11 अगस्त है और 10 से 11 दिन आपके पास और बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए ये जो है इस प्रश्न पत्र को मैंने एक बार सॉल्व करवाया था, लेकिन पूरा फुल पेपर यानी टोटल जो क्वेश्चन पेपर हैं इस पर डिस्कस नहीं हुआ था। आज की जो क्लास है इसमें डिस्कस होगा सभी प्रश्नों पर। तो पहला सवाल आपके सामने है, कहता है कि मैस्लो द्वारा सोपानकीय क्रम में विकसित किए गए निम्नलिखित आवश्यकताओं को व्यवस्थित करें, है ना। अब देखिए, ये मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है। सन 1943 में अब्राहम मैस्लो ने एक शोध पत्र लिखा, उसका नाम था थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। 1943 में थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, उन्हीं के क्रम में या उसी पुस्तक में आवश्यकताओं के पदानुक्रम पर इन्होंने बताया है कि मानव की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। तो मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 5 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया था, है ना, अब्राहम मैस्लो ने। तो सबसे पहले आता है शारीरिक ज़रूरतें। तो शारीरिक ज़रूरतें कहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक आवश्यकताएं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? भौतिक आवश्यकताएं बोलते हैं, है ना। शारीरिक ज़रूरतों को बोलते रहिए आप साथ ही साथ। तो ऑप्शन जो पहला यहाँ पे जाने वाला है वो सी जाएगा। अब आपको ढूंढना है इसमें कि सी ऑप्शन कहाँ पर मिला है, सेकंड। ऑप्शन मिला है, इसलिए आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी शब्द आ जाता है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं लव एंड बिलोइंग शब्द आ जाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस में उसके बाद आपका सेल्फ स्टीम शब्द आ जाता है, और उसके बाद आपका अगर हम बात करते हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कह सकते हो कि ऑप्शन जो सेकंड गया है ये सही गया है। और एक बात याद रखिएगा, शारीरिक ज़रूरतें मनुष्य की सबसे बुनियादी ज़रूरतें मानी जाती हैं। उसके बाद आपकी सुरक्षा की ज़रूरतें आती हैं संबंध में, जैसे भोजन, आश्रय, पानी आदि की बुनियादी ज़रूरतें जो है पूरी होती है। और उसके बाद सामाजिक ज़रूरतें, स्नेह, अपनापन इत्यादि की ज़रूरतें दर्शाता है, जो पॉइंट बी में दिया गया है, अपनेपन की भावना। ज़रूरतों के पदानुक्रम के सिद्धांत में तीसरा स्तर है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति अपनी शारीरिक ज़रूरतों के साथ साथ ना सुरक्षा की ज़रूरतों को पूरा करके अपनेपन के रूप में दूसरों को स्वीकृति देता है। जैसे दोस्ती हो गया, परिवार हो गया, सामाजिक समूह हो गया, वहाँ शब्द ये रिलेट हो जाता है। उसके बाद सम्मान की ज़रूरतें होती है, सेल्फ स्टीम शब्द आता है, आत्मबोध। इसका मतलब है कि चौथा स्तर है, यहाँ समाज में पहचाने जाने वाले व्यक्ति की ज़रूरतें से संबंधित होती है, समाज की मान्यता, आत्मसम्मान पाने से संबंधित होता है। और उसके बाद लास्ट आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सॉरी, ये आपका आत्मबोध होता है। ठीक है, सेल्फ स्टीम ये होता है। तो ये लास्ट है 5वां नंबर पर, आत्मबोध। और आत्मबोध बेसिकली आत्म साक्षात्कार की ज़रूरतें भी दर्शाता है, और इस ज़रूरतों को सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। आत्म साक्षात्कार कह लीजिए या आत्मबोध कह लीजिए, बात एक ही है। और किसी व्यक्ति की अपनी क्षमता की पूरी क्षमता को प्राप्त करना या महसूस करने की ज़रूरत से जो संबंधित होता है वो आत्मबोध होता है। ठीक है, तो सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा नंबर सवाल आ गया आपके सामने। ये आपको वर्ष के आधार पे बेसिकली आपको लगाना है। 22 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, देखिए अभी आप लोगों का याद रखना कि अभी 18 जून को पेपर हुआ और 2 महीने बाद फिर दोबारा पेपर हो रहा है। तो पेपर फैक्ट भी हो सकता है और एप्लीकेशन बेस्ड भी हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा प्राथमिकता एप्लीकेशन बेस्ड पर ही दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो कारण ये फैक्ट होने का कि भाई पेपर बनाने के लिए बेसिकली
प्री प्लानिंग होती है और ये आनन फानन में पेपर तैयार होगा, तो हो सकता है आपको फैक्ट का भी नज़ारा देखने को मिले इसमें, है ना। तो ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ उसको कॉपी पर जरूर मेंशन करिएगा आप लोग। समान परिश्रमिक एक अधिनियम है 1976 का है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है 1948 का है। औद्योगिक नियोजन यानी अस्थाई आदेशन की बात होती है जिसको अगेन बोला जाता है 1946 का है। कर्मकार प्रतिकार एक अधिनियम है, ये 1923 का पहला अधिनियम यही था, सबसे पुराना अधिनियम यही है। और ठेका श्रम और विनिमय उत्पादन अधिनियम की बात करते हैं तो 1970 आता है। अब इस आधार पे आपको क्या करना है, सीक्वेंस लगा लेना है, और सीक्वेंस लगाएंगे तो डी सबसे पहला मैंने बताया पुराना है, तो आप सभी लोग कह सकते हो कि यहाँ पर जो जा रहा है वो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल बड़े ही आसान थे, है ना। और आप सभी लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि फैक्ट ज़्यादा आने वाले हैं, और वैसा ही आप लोगों को ऑफलाइन में हुआ था। देखिए, भारत में मुक्त और दूर अधिगम ODL प्रणाली के माध्यम से समाज कार्य शिक्षा की शुरुआत इग्नू में कौन से वर्ष? 2004। तो 2004 कह रहे हैं आप लोग। और भी कोई स्टूडेंट है इस सवाल का जवाब? जी सर, 2004 ही है। 2004। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे भारत में मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली के माध्यम से समाज कार्य शिक्षा की शुरुआत जो हुई है, यहाँ पर ऑप्शन में 2004 ही आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा। लेकिन आपको एक बात और यहाँ पर भी ध्यान रखनी होगी, ठीक है, उसे भी आपको पढ़ना होगा थोड़ा सा दिमाग से, कि 2008 में इसी विश्वविद्यालय में पहली बार ऑनलाइन 2008 में, ठीक है, एक और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, 2008 में इसी विश्वविद्यालय ने पहली बार ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा आधारित मास्टर ऑफ सोशल वर्क कार्यक्रम पेशकश किया था। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और बाकी तो भारत में ऑनलाइन समाज कार्य शिक्षा की जो शुरुआत थी दूरस्थ अधिगम की प्रणाली के संदर्भ में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा बैचलर ऑफ सोशल वर्क कार्यक्रम ऑनलाइन और दूरस्थ कार्यक्रम के रूप में पेश किया गया था। और 2008 में इसी विश्वविद्यालय में पहली बार ऑनलाइन या दूरस्थ जो डिस्टेंस एजुकेशन है आधारित मास्टर ऑफ सोशल वर्क का कार्यक्रम भी शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पे तो बैचलर और मास्टर तो क्वेश्चन बनाया नहीं गया है, तो शुरुआती बात कर रहा था तो मैंने या आप लोगों का जो माइंड क्लिक किया है, हो सकता है कि आप लोगों ने बैचलर को संबोधित किया हो, और सर्वप्रथम बेसिकली इसी प्रक्रिया पर संचालित थी 2004 में। तो करेक्ट जवाब बेसिकली आप लोगों का BSW प्रोग्राम थ्रू ODL के माध्यम से इन 2004 इग्नू यूनिवर्सिटी होता है, और ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जवाब करेक्ट होगा। दो फैक्ट है, दोनों फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको इस बार 2000 पूछ ले, है ना। नेक्स्ट सवाल है आपके आर्टिकल से संबंधित है, सुमलित करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के आजीविका के पर्याप्त साधन पर समान अधिकार की बात करता है, तो आर्टिकल 39 का ए रिप्रेजेंट होता है। हम इसको का के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का आशा है इसको नहीं, आप इस वाले बताइए 39 का वाले में, इस पॉइंट को थोड़ा सा डीप में ये सवाल गया हुआ है। और अगर हम बात करते हैं पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात यहाँ पर के लिए, वहाँ तो समान अधिकार था, अधिकार में ये आपको रिलेट कर देगा ब्रैकेट में का वाला। लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं तो जब समान वेतन की बात आती है तो 39 का डी होता है, जिसको हम लोग घा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। कामगारों के लिए आजीविका परिश्रम की बात होती है, तो 43 तो बड़ा आसान है। और उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर समान न्याय निःशुल्क वाला, तो ये आपका 39 का वाला आ जाता है ना। तो इस आधार पे अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है आप लोगों का, ये ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे सवाल दोबारा रिपीट हो सकते हैं। एडवर्ड डी बोनो, यहाँ पे देखिए 6 हेड थिंकिंग है। पीली और हरी टोपियों को इंगित क्या करता है, ये सकारात्मक। पीली टोपी बेसिकली सकारात्मक शब्द को दर्शाता है। देखिए ये मैंने आप लोगों को ना 6 थिंकिंग या 6 हैट थिंकिंग के नाम से जाना जाता है। और ये जो 6 हैट थिंकिंग है किसके द्वारा दिया गया है, तो एडवर्ड डी बोनो के द्वारा दिया गया है। सन आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सवाल मैं आप लोगों से कह रहा था सन 1985 में,
है ना। आवाज़ नहीं जाएगी तो आप लोग क्लियर करिएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने बेसिकली सिक्स थिंकिंग हैट को लेकर प्रस्तुत किया था। पीली टोपी जो होती है बेसिकली सकारात्मक जैसे शब्दों को दर्शाती है, और जो हरी होती है या जो ग्रीन टोपी होती है वो सृजनात्मकता शब्द को दर्शाती है। सिक्स हैट है ना, तो इसका मतलब है एक ब्लू आता है। ब्लू आता है सोच प्रक्रिया को प्रतिबंधित करती है, और एक रेड आता है और वो भावनाओं और पूर्वाभास और अंतर्ज्ञान का प्रतीक देता है, और एक ब्लैक टोपी आती है जोखिम और कठिनाइयों को लेकर रिप्रेजेंट करता है, और एक वाइट आता है ज्ञात और आवश्यक जानकारी के संदर्भ में प्रस्तुत होता है। तो ये सिक्स हैट ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो बेसिकली सन 1985 में जो पूछा गया तो दो ही कैप या दो ही टोपी के बारे में बताया गया है, और आप आसानी से बता सकते हैं कि सृजनात्मकता और सकारात्मक जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा 4 सर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपने सही जवाब दिया है। वाइट हैट ज्ञात और आवश्यक जानकारी मांगता है, तथ्य केवल तथ्य से ही रिप्रेजेंट होता है। येलो टोपी यानी आपको अगर हम बात करते हैं पीली टोपी को लेकर, तो आशावाद या चमक जैसी चीज़ों को बताता है। ब्लैक जोखिम कठिनाई समस्या जोखिम प्रबंधन टोपी से रिप्रेजेंट होता है। रेड टोपी भावनाओं पूर्वाभास और अंतर्ज्ञात को प्रतीक माना जाता है। ग्रीन टोपी रचनात्मक और भावनात्मक सृजनात्मक विकल्पों के नए विचारों को केंद्रित करता है। और ब्लू हैट जो होता है वो बेसिकली उपयोग सोच प्रक्रिया से प्रतिबंधित करता है। तो इन संदर्भों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगामी परीक्षाओं में आप लोगों से ऐसे सवाल दोबारा देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे कि वह प्रक्रिया जिससे जन समूहों को समुदाय की अधिसंख्यक जनता के सामान्य और विशिष्ट जीवन में एकीकृत किया जा सकता है, ठीक है, एकीकृत किया जा सकता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाब बता सकते हैं आप लोग कि क्या होना चाहिए करेक्ट। सामान्यीकरण। हाँ सर, सामान्यीकरण। ओके, चलिए यहाँ पे सामान्यीकरण आप लोगों का जवाब आ रहा है। क्या सामान्यीकरण यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट होगा या आप लोगों के सामने संस्थानीकरण आपका करेक्ट होगा? 2 ऑप्शन है यहाँ पर। अगर हम बात कर रहे हैं 2 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत है, आपको जवाब बताना है कि आपका बी होना चाहिए या सी होना चाहिए। प्लीज चलिए मैं बताता हूँ, फिर ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इसने कहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें जन समूहों को समुदाय की अधिसंख्यक जनता के सामान्य एवं विशेष जीवन को लेकर एकीकृत किया जा सकता है। तो उन कंडीशन में आपका सामान्यीकरण नहीं होता है, जनरलाइजेशंस नहीं होगा। यहाँ जब भी क्रियाएं रिप्रेजेंट होंगी वो आपका संस्थानीकरण होगा, ठीक है। तो देखिएगा एक चीज़ यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए पर संस्कृतिकरण एक शब्द मिलता है, और उसमें सामाजिक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को लेकर बात की गई है, जो समाज के प्रचलित संस्कृति के अनुकूल होने के संदर्भ में बताया गया है। और आत्मसात एक ऐसा शब्द है जो बेसिकली रिलेट कराता है किसी पुरानी प्रक्रिया को नई प्रक्रिया उस पुरानी प्रक्रिया में जोड़ देना, और उन्हीं के संदर्भ में बेसिकली ये शब्द रिलेट होता है। अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि ऑप्शन आपका यहाँ पे 3rd करेक्ट होगा, संस्थानीकरण, ना कि सामान्यकरण। जनरलाइजेशंस वो होता है जैसे मैंने कोई टास्क दिया, सामान्य टास्क। अब सामान्य टास्क क्या है, इसके अंतर्गत मान लीजिए मैंने रेड कलर के आइडेंटिफाई करानी है बच्चों को, और रेड कलर एक सामान्य टास्क हुआ, और यहाँ पर मैंने रेड कलर रख लिया, और उसके बाद यहाँ मैंने कुछ ग्रीन कलर को भी रख लिया, कुछ ग्रीन कलर को भी रख लिया, और उनमें से मैंने कहा कि बच्चे को रेड कलर आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे रेड कलर आइडेंटिफाई करना है, ना कि एकीकृत करना है। तो जब आइडेंटिफाई करना होता है, पहचान करना होता है, तब उस कंडीशन में अगर वो बच्चा रेड कलर निकाल लेता है तो वो सामान्यीकरण कहलाता है।
ऐसे में सामान्य और विशेष जीवन में एकीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कंडीशन पे संस्थानीकरण होता है, ना कि सामान्यकरण होगा। सामान्यकरण में किसी चीज को आइडेंटिफाई को लेकर बल दिया जाता है। ठीक है, वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पुस्तकों को लेकर जिक्र किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सोल्यूशन फोकस्ड ग्रुप वर्क के बारे में आप सबको पता है। नाम क्या बनेगा इसका नाम रिप्रेजेंट होगा जॉन सॉरी का नाम। 19 अक्टूबर सन 2001 में ये किताब प्रकाशित हुई। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, हो सकता है आपको मिल जाए। सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस का नाम 1948 में आप सब जानते हैं। HB ट्रेकर का नाम, और आप लगा सकते हो हार्ले बी ट्रेकर का नाम। और उसके बाद अगर बात करते हैं सोशल ग्रुप वर्क का हेल्पिंग प्रोसेस को लेकर, आप कह सकते हो गेसलकोनफ का 1963 में इस किताब को लेकर प्रकाशित किया था। और ग्रुप इन सोशल वर्क इन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव 1983 में, और आप नाम लगा सकते हो बाल गोपाल एंड वॉलिस का नाम। ठीक है, तो यह अगर हम देखते हैं इसके आधार पे, तो ऑप्शन नंबर आप देखिए पहले का तीसरा मैच हुआ है, और आप आसानी से इसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो गया है वो आपका दूसरा सही जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। अगला सवाल हमारे सामने ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के आधार पर सवाल पूछा गया है कि प्रावधानों को अनुच्छेद के आधार पर जो है व्यवस्थित कीजिए। कानून के सम्मुख समता की बात हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 14 का नाम आता है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। छुआछूत आर्टिकल 17 बालात मजदूरी और व्यक्तियों के अनैतिक व्यापार का निषेध आर्टिकल 23 23 धर्म नस्ल जाति लिंग जन्म स्थान के आधार आर्टिकल 16 नहीं यहाँ पे 15 हो जाएगा, है ना। 15 धर्म पे हाँ, नस्ल जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध बताया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि आर्टिकल 22 संरक्षण, तो आर्टिकल 20 हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, और इन आर्टिकल के आधार पे आप लोगों को जो है इसका करेक्ट जवाब देना है। जैसा कि पहले नंबर पर आप रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं कि आपको पहले पर ए को दर्शाना होगा ना। यहाँ पे कहा क्या है कि संविधान के प्रावधानों में अनुच्छेद के आधार पर व्यवस्थित करिए, तो 14-15, तो पहले तो ए आ जाएगा, दूसरे पे आपका 15 यानी डी आ जाएगा, है ना। यही बन रहा है, और ए और डी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरे में मैच हो रहा है, और तीसरा वाला ऑप्शन क्या चला गया आपका सही चला गया। ठीक है, आधार पे ये ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे एक स्टूडेंट परीक्षण होता है। स्टूडेंट परीक्षण को ही बेसिकली टी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है ना। जैसा कि आप सबको इसके बारे में पता होगा, सन 1908 में प्रोफेसर विलियम गोसेट के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। ये एक प्रकार से आप कह लीजिए कि ये दिया गया था, और इसका कहने का आशय सिंपल था कि यदि नमूना आकार से 30 से कम, है ना, 30 से कम, इसे छोटा नमूना के रूप में रिप्रेजेंट हुआ है, तो यहाँ मेरा कहने का आशय क्या बनेगा, प्रतिदर्श आकार 30 अथवा उससे कम हो, जनसंख्या प्रसरण से ज्ञात होता हो। तो इन प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं, टी टेस्ट का एक स्टेटमेंट है ये, प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, और मेरा कहने का आशय यही बनेगा कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा ही सही रहेगा। ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये सवाल रिसर्च का है। छात्र का टी टेस्ट सांख्यिकीय परीक्षण है, जिसका उपयोग या निर्धारित करने के लिए किया जाता है दो स्वतंत्र समूह के माध्यमों के बीच में ना अंतर या नहीं शब्द को दर्शाता है। जब हमारा उद्देश्य दो अलग अलग समूहों के बीच में किसी विशेष वेरिएबल के औसत मानों की तुलना करना होता है, तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग जो है टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट आंकड़ा होता है। ये आंकड़े बेसिकली सजाती होते हैं, ना कि विषम जाती होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं तथ्य आपको बता रहा हूँ ये आपको 22 अगस्त को मिलने वाले हैं। सजाती हैं, आंकड़ों को समान रूप से वितरित किया जाता है, और आंकड़े स्वतंत्र होते हैं। टी टेस्ट सांख्यिकीय परीक्षण का पार्ट होता है। ये आपको इतना स्टेटमेंट यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। टी टेस्ट सामान्यतः उपयोग कब किया जाता है, एक सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा, दो समूहों के तुलना करने में या देखने के लिए किया जाता है कि क्या उसके माध्य में अंतर है। यदि अंतर है तो टी टेस्ट फिर तो लागू है, यदि अंतर नहीं है तो फिर टी टेस्ट लागू है ही नहीं। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आकार यानी सैंपल जो है 30 अथवा उससे कम हो। ठीक है, जनसंख्या प्रसरण मतलब एक प्रकार से पॉपुलेशन पर, टोटल पॉपुलेशन पर, कि सैंपल निकाल रहे हो तो 30 से कम ही निकालो, 30 से ज़्यादा नहीं निकालना है आप लोगों को। ठीक है, ओके सर। ऑप्शन आपका
तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका फर्स्ट होगा सर, इसका फर्स्ट होगा सर। अच्छा, प्रतिदर्श 30 अथवा उससे कम हो। अच्छा, यहाँ पर भी एक आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी दिया गया है। और फिर उसके बाद कह रहा है आपको कि एवं जनसंख्या प्रसरण ज्ञात नहीं हो। नहीं, फर्स्ट तो गलत हो गया सर। सर जेड टेस्ट में रहता है कि मोर देन 30, और जो वेरिएंस रहता है ना वो मालूम रहता है, लेकिन टी टेस्ट में सर लेस देन 30 रहा, लेकिन वेरिएंस को मालूम नहीं रहता है सर। ये फीचर्स है सर टी टेस्ट के सर। अच्छा, ऐसा आप कह रहे हैं कि जनसंख्या उसमें पता नहीं होती है, लेकिन 30 से कम होता है। आपने जो अंतर मुझे बताया है, एक जेड टेस्ट को लेकर और एक टी टेस्ट को लेकर, यही ना सर? टी टेस्ट और जेड टेस्ट जी का अंतर। आप यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ, पहले एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा प्लीज़ आप सभी लोग, ताकि आपको ये जो डाउट आपके मन में है ये भी स्पष्टीकरण आप सभी का हो जाए। देखिए, इस नमूने में अगर हम बात करते हैं, बड़े सैंपल के माध्यम से तुलना जब हम करते हैं तो उस प्रक्रिया में जो संख्या दर्शाई जाती है वो 30 दर्शाई जाती है जेड टेस्ट में भी, और छोटे नमूने के माध्यम की तुलना में जब हम बात करते हैं तो वहाँ दर्शाया जाता है 30 से कम भी। तो यहाँ जो जेड टेस्ट है सर, ये बेसिकली घट बढ़ सकता है जेड टेस्ट, और ये बड़े सैंपल पर लागू होता है, बड़े सैंपल पर लागू होता है। और छोटे नमूने के माध्यम से अगर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये बेसिकली क्या होता है कि 30 बेसिकली आपको चीज़ें संचालित होती। जनसंख्या के मानक की जब विचलन की बात करते हैं सर, जैसे आपने कहा अज्ञात होता है, मालूम नहीं होता है। अज्ञात होने का रीज़न में बेसिकली आपने सही बताया कि ये टी टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो ज्ञात होता है उस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो जेड टेस्ट होता है। तो उस आधार पर अगर हम बात करते हैं तो सही बता रहे हो आप, ऑप्शन थर्ड नहीं सही होगा, ऑप्शन पहला सही जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल आपने यहाँ पे करेक्ट बताया जवाब, ठीक है। नमूना का जो आकार होगा वो बेसिकली 30 से कम होगा। यहाँ पर भी बड़ा आकार होता है जेड टेस्ट में, और ये बेसिकली ज्ञात होता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए आप लोग, पहला यहाँ पर करेक्ट होगा। इसकी स्वतंत्रता की डिग्री में ये लागू नहीं होता है जेड टेस्ट, लेकिन टी टेस्ट स्वतंत्रता के अगर हम बात करते हैं डिग्री में तो ये लागू होता है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। तो ये टी टेस्ट के थोड़ा सा फीचर थे और जेड टेस्ट के भी फीचर थे, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तीसरा सही नहीं गया है, तीसरा आपका गलत हो गया। ये जो पार्ट दिया हुआ तीसरा, ये पार्ट है जेड टेस्ट का। किसका फीचर दिया गया है? जेड टेस्ट का दिया गया है। तो अतः आप लोग कहेंगे कि ऑप्शन जो पहला गया हुआ है वो ऑप्शन आपका पहला सही माना जाएगा इस सवाल में। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने आता है, और ये सवाल आप देख सकते हैं कि दिया गया है कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क के बारे में बताया गया है, और आप सबको मालूम होगा कि ये बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया है समाज कार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय से, एंड सन 1962 के दौर में ये भूमिका देखने को मिलती है। पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क की बात करते हैं तो 1984 में, एंड इसका आप नाम लगा सकते हैं निर्मला निकेतन को, निर्मला निकेतन को। जनरल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन एंड रिसर्च एंड एक्शन की बात करते हैं तो यहाँ आप रिप्रेजेंट करेंगे NAPSWI के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना होगा इसके बारे में, मैंने भी आपको शायद हाल ही में कुछ व्यावसायिक संगठन के बारे में बता रहा था, तो वहाँ मैंने इसका नाम आप सभी से सामने लिया था। याद आ रहा है किसी को? जी सर, जी सर। 2005 में स्थापना हुई सर हाँ, तो इसकी। यहाँ अगर जब हम बात करते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया की बात करते हैं, एक लार्जेस्ट के रूप में ये जाना जाता है, एक बड़ी व्यावसायिक संगठन के रूप में ये प्रस्तुत होता है। अतः मैं कहूँगा कि इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नॉप्सवी क्या नाम, क्योंकि परीक्षा में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका पूरा नाम भी परीक्षा में आता रहता है हमेशा, है ना। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसकी कहाँ की संस्था है, तो आप याद रखिएगा इंडिया की ये संस्था के नाम से जानी भी जाती है, ठीक है। कोई अदर संस्था नहीं है, इंडिया की संस्था है। और ये बेसिकली जानते हैं सन 1955 में 1955 में 7 समाजकारी संगठनों के विलय के माध्यम से हुई थी NASW, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स। इसी तरीके से इसमें कई रोल आते हैं, उन परिप्रेक्ष्य में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको विलय किया गया है। 7 कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ।
एक तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर, अमेरिकन एसोसिएशन मेडिकल सोशल वर्कर, अमेरिकन एसोसिएशन साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ठीक है, और नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल सोशल वर्क, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ग्रुप वर्कर्स, सामुदायिक संगठन के अध्ययन के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया था, और एक समाज कार्य अनुसंधान के लिए समूह बनाया गया था। तो इन परिप्रेक्ष्य में इसकी भूमिका हमें देखने को मिलती है। फिलहाल इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, और समाज कार्यकर्ता के जनक के परिप्रेक्ष्य में भी इसी टॉपिक से सवाल बनाता है, और वहाँ पे जेम एडम्स का ही नाम देखने को मिलता है। नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क की बात करते हैं तो ये बचा एक ही है, इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क का नाम लगा सकते हैं आप लोग। और इस आधार पे अगर मैं कहूँगा तो ऑप्शन नंबर जो गया है आपका यहाँ पर, तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सत्य हो जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर, यहाँ पर बात किया गया है 16.3 किससे प्रोत्साहित करता है। ये एक प्रकार से आपके सामने सवाल है, और ये सवाल ऐसे बनते हैं, है ना। ये 18 जून का पेपर है। आप समझ सकते हो कि जो माइंड सेटअप है इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर का सोशल वर्क के क्वेश्चन को लेकर, वो कहीं ना कहीं लास्ट वाले प्रश्नों को ही बेस बनाकर चीज़ें बनाएंगे। तो आप कह सकते हो कि प्रश्न का पैटर्न रिसेंटली वाला है। अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप बताइए क्या बताना उचित समझेंगे। स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर आप बात जब करते हैं, वेलफेयर को लेकर, तो ये आपका थर्ड रिप्रेजेंट होता है गोल। जब विधि शासन और न्याय की पहुंच को सुनिश्चित करते हैं। अच्छा, एक आता है आपका इसमें आर्थिक और समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, उत्तरदायित्व, उपभोग एवं उत्पादन 60 पॉइंट। यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए बताइएगा एक बार आप लोग इस प्रश्न का सही। सर सेकंड ऑप्शन। विधि का शासन, है ना। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि विधि का शासन होना चाहिए और न्याय तक पहुँच को सुनिश्चित करना चाहिए। इस संदर्भ में आप इस प्रश्न का जवाब देना उचित समझ रहे हैं। देखिए, मैं अगर आप लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ तो आप अगर रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर एक्सेस ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, इंटरनेशनल इक्वल टू जस्टिस टू ऑल, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आपने करेक्ट जवाब बताया है। बेसिकली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत SDG 16.3 जो बेसिकली डिनोट करता है या जो प्रस्तुत करता है आपके सामने, वो शब्द आपको दर्शाता है यही। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके अंतर्गत दो बातें आती हैं, एक आएगा 16.4 और एक आएगा 16.5, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? अब ये किस तरीके से होंगे ये भी आप एक बार सुन लीजिए, ताकि आपको अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप आसानी से इसको बता सको। ठीक है, सपोज अगर आपसे पूछता है 16.4 तो आप लोग जवाब देंगे कि अवैध वित्तीय और हथियारों के प्रवाह को कम करना, चोरी की संपत्ति की वसूली की मजबूत करना और अपराध को मिटाने के संदर्भ में 16.4 आ जाएगा। और 16.5 बेसिकली भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को कम करता है 16.5। तो दोनों अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। और तीसरा आपके सामने प्रस्तुत हो रहा था 16.3, और ये आपको अभी पता है, अभी भी मैंने बताया है आपको कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून का शासन और सभी के लिए न्याय का समान पहुंच सुनिश्चित करता है, जो एजेंडा 2030 तक का हिस्सा बना हुआ है। अतः मैं आप लोगों से कहूँगा इसका सही ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट माना जाएगा। तो हर एक प्रश्न के पीछे जो 2-3 बातें बता रहा हूँ उसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 16.4 और 16.5 भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनाता है। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे सामने, किसने सामुदायिक संगठन पद्धति के 3 आयामों के उदाहरण के रूप में, जैसे विशिष्ट विषय वस्तु उपागम, सामान्य विषय वस्तु उपागम एवं प्रक्रिया उपागम की पहचान किया था? नाम रॉस है, डनहम है, बल्डोक है और यंग हस्बैंड। MG रॉस। आपने कहा कि MG रॉस का नाम यहाँ पर आया है। यदि आपने पहले ऑप्शन का चुनाव किया है मुर्रे जी रॉस का नाम, तो आपने करेक्ट जवाब दिया है। मुर्रे जी रॉस इज द राइट आंसर हो जाते हैं। डेनहम ने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कुल लगभग 28 सिद्धांतों की बात किया था, जिसमें से 7 सिद्धांत इनकी बड़ी ही फेमस रही है और शीर्षक पर रखी गई थी, है ना। वहीं बात करते हैं अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन से सामुदायिक कार्य पद्धति की सिद्धांत में नहीं शामिल किया गया है? जैसे आपका प्रोग्रामिंग का सिद्धांत एक आता है, एक आपका निर्देशात्मक प्रकार का सिद्धांत आता है। ये 2 ऐसी कार्य पद्धतियों के रिप्रेजेंट करने वाला शब्द यहाँ पर नहीं है। सामुदायिक, अगर आप लिडमैन का नाम पढ़ेंगे या आप लिडमैन के साथ साथ
कोनोफ्का वगैरह, ट्रेकर वगैरह का भी नाम देखेंगे, तो उन लोगों ने जन भागीदारी, स्वदेशी संसाधनों का इष्टतम उपयोग, लचीले संगठन का उपयोग, ऐसे शब्द प्रस्तुत होते हैं। मैं आप सबसे कहूँगा कि बी और सी का चुनाव करेंगे तो बेटर रहेगा, और बी सी के आधार पर अगर मैं कहूँगा तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर सत्य माना जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने आता है। यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 से दिया गया है, यानी एक तरफ किताबें हैं तो दूसरी तरफ विद्वानों के नाम दिए गए हैं। रूल्स ऑफ रेडिकल्स सॉल एलेंसिटी का नाम देखने को मिलता है सन 1971 में। मैंने लास्ट टाइम में आपको पढ़ाया भी था और ये पेपर में आ भी गया है। तो देखिए बेसिकली आप लोगों को जितनी चीज़ें पढ़े हैं अब वो सारी चीज़ें आपकी परीक्षा में आई हुई हैं, और मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर 4 लगाइए। सोशल वर्क क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस जैसी बात करते हैं तो जे मिशेल्स फोको का नाम, या 2002 में जे फोको का नाम आप यहाँ पर कह सकते हो, और मैं आपसे कहूँगा कि ये सामने मैच हुआ है। और पैडागोजी, देखो जब भी मैंने आप लोगों को नाम पढ़ाता हूँ पैडागोजी, ये ट्रिक बताता हूँ, और पैडागोजी में हमेशा पाउले फ्रेरे का ही नाम आता है, और आप कह सकते हो कि 1968 की बात है। पैडागोजी ऑफ अब्रिज्ड करके इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पाउले फ्रेरे महोदय ने। द रिचर्ड ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, फ्रांज फेनन का नाम आता है, और 1961 में इन्होंने बात किया था इसको लेकर। ठीक है, तो इन विद्वानों की किताबों के बारे में भी मैंने आप लोगों से पहले जिक्र कर रखा है ना, और किताबों की प्लेलिस्ट भी मेरे पास है, मैंने आप लोगों को शेयर भी किया है आपके टेलीग्राम पर। प्लीज़ उसको भी एक बार ज़रूर सीन करेंगे, क्योंकि किताब से सवाल तो आने ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अतः इस विकल्प का अगर हम चुनाव करेंगे तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 वाले को, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जा रहा है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 51 का या गा किससे संबंधित है। का के अंतर्गत 51 का के नाम से जाना जाता है, उसके अंतर्गत तीसरे पार्ट में कहा कि ये गा आता है, वो किससे संबंधित है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, इसकी रक्षा करना बेसिकली शब्द को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि बी को लगाइए संप्रभुता, और सी को लगाइए समरसत्ता, फिर उसके बाद समरसत्ता तो नहीं होगा, सस्ता नहीं है। बाद एकता, फिर उसके बाद लगाइए एकता और अखंडता सर। तो आप यहाँ पर बी और डी और ई का चुनाव करिएगा। बी डी ई अगर ऑप्शन में मिल जाता है तो आपको वो करेक्ट माना जाता है, ऑप्शन सेकंड माना जाता है। ये किस बच्चे का क्वेश्चन पेपर है भाई जिसने दिया? मैं यहाँ पर देखो नीचे लगाया भी है उसने, काफ़ी अच्छा पेपर किया है यानी इसने, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया पेपर गया। ये किस बच्चे ने भेजा था मुझे? किसी बच्चे से ही मैंने ये पेपर मंगवाया था। देखिए नीचे उसने पिन पर जो है लिंक भी लगा रखा है बंदे ने। ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 66 को लेकर, उत्तम कार्य की अवधारणा किन मुख्य अवयव पर बल देता है ना। उत्तम कार्य की अवधारणा पर अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं उत्तम कार्य को लेकर, है ना। और अगर मैं उत्तम कार्य की बात करता हूँ तो सामाजिक सुरक्षा और श्रम को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर उत्तम कार्य की अवधारणा मुख्य अवयव के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है ना। और पहली बात आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, और फिर उसके बाद सामाजिक संरक्षण और सामाजिक संवाद भी आपका करेक्ट होगा। तो बी और सी यहाँ पर जानेगा, और आपका ऑप्शन जो तीसरा होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे सामने एक सवाल आता है, और वो सवाल आपके सामने ISO को लेकर है, और वो भी 27,002 को लेकर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 27,002 के अंतर्गत 2022 में क्या था। देखो मैंने इसके बारे में आपको अभी हाल ही में एक बार प्रश्न और आया था, मैंने आपको बताया भी था, परंतु यहाँ पर ये बच्चे ने गलत कर दिया है सवाल, और यहाँ जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। सुरक्षा पर केंद्रित सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्वास्थ्य कार्यान्वयन सुधार करने के इच्छुक संगठनों को मार्गदर्शन प्रदान करता है, और सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका ये माना जाएगा, दूसरा वाला। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सामूहिक संस्कृति के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। बता सकते हैं कथन व्यक्तिगत सदस्यों और कार्यकर्ताओं की रूढ़िवादिता को सामूहिक संस्कृति का टकराव हो सकता है ना। ये सामूहिक संस्कृति के बारे में हो सकता है ये स्टेटमेंट, बाकी देखिए नहीं हो सकता ये तो स्टेटमेंट, ये भी गलत। यहाँ पर स्थिर तो होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा गलत है, केवल और केवल ऑप्शन पहला सही है। महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से सरकारी योजनाओं को आरोही क्रम में आपको दर्शाना है। अगर आपको क्रम पता है तो आप आसानी से बता सकते हो। 2010 में लॉन्च किया गया था, नाम बेसिकली 2017 में बदला, जो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के रूप में रिप्रेजेंट हुआ पहले था, अब बेसिकली प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो 2010 की वाली प्रक्रिया,
है ना। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 आप बता सकते हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर अगर हम बात करते हैं तो 2016 को दर्शा सकते हो। पीएम आप लोगों ने नाम सुना होगा, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना 2016 का ही है, लेकिन 31 जुलाई का है, 31 जुलाई 2016 का है। ठीक है। ABCD आप यहाँ पे क्रम लगाइए, क्योंकि अगर हम इस 16 की बात करते हैं तो ये मई 2016 में आता है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला, और ये जुलाई में आता है। तो यहाँ पर आप ABCD को क्रम में लगाइए। ABCD ऑप्शन नंबर पहला जा रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। एक सवाल आपको योजनाओं से भी पेपर में 22 तारीख को मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जो मैंने अभी ऊपर बताया है योजनाएं, इनमें से जरूर एक नाम मिलेगा, 4 में से एक जरूर मिलेगा, 110%। ठीक है। उसके बाद आता है जो है बेसिकली गोडोन अल्पोर्ट के द्वारा चरण 1 से लेकर 5 तक के पूर्वाग्रह में 5वें चरण को व्यवस्थित करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 आपका आ गया है इस समय। देखिए बेसिकली प्रतिवाद एंटी एक्शन शब्द आता है एक, और एक परिहार आता है, और एक भेदभाव आता है, एक शारीरिक आक्रमण आता है, एक उन्मूलन आता है। ये 5 शब्द आते हैं, इनको क्रम में लगाना है। तो प्रतिवाद को आप पहले पे रख लीजिए, अल्पोर्ट की थ्योरी है ये। प्रतिवाद मतलब डी वाला, 1 पर पहले रख लीजिए। दूसरे पे परिहार रखिए C, तो यानी D और C देखिए किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। फिर उसके बाद भेदभाव यानी B, फिर उसके बाद E आएगा शारीरिक आक्रमण, और उसके बाद आपका उन्मूलन आएगा। तो यहाँ पे सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका जो जा रहा है वो दूसरा ऑप्शन सही जाएगा। अगला सवाल है कि प्रणालीबद्ध प्रतिदर्श चयन के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित चरणों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, है ना। अवरोही क्रम में दर्शाना, आरोही सर, आरोही। अच्छा आरोही क्रम में दर्शाना है, बिल्कुल आरोही क्रम में दर्शाना है। और यहाँ आप अगर कहेंगे प्रतिदर्श, तो प्रतिदर्श का सिंपल जो अर्थ बनता है वो सैंपलिंग से बनता है। मतलब आप कह सकते हो न्यायदर्श या सैंपल, आप नाम बता सकते हो। और यहाँ कहने का आशय है कि उन प्रक्रिया में प्रणालीबद्ध प्रतिदर्श को लेकर तो संपूर्ण से लिया गया छोटा सा अंश, संपूर्ण से लिया गया छोटा सा अंश जिसमें संपूर्ण के गुण व लक्षण विद्यमान होते हैं, वही प्रणालीबद्ध प्रतिदर्श के रूप में रिप्रेजेंट होता है। तो मेरा कहने का आशय यहाँ पर अगर जाता है तो प्रतिदर्श आकार का निर्धारण n होगा, और ये बात आपका सही है, पहले स्मॉल, फिर उसके बाद आपका अध्ययनाधीन जनसंख्या के सभी अवयवों की सूची तैयार करना आपका कैपिटल N, अंतराल की चौड़ाई सीमा और निर्धारित करना यानी K, ये भी आपका क्रम में चल रहा है, ये प्रत्येक क्रमिक अंतराल का समान अवयव क्रम में का चयन करना, फिर SRS का प्रयोग करके प्रथम अंतराल का अवयव का चयन स्मॉल n के क्रम में दर्शाना। इस सवाल की अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो यहाँ जो ऑप्शन जा रहा है आप लोगों के लिए वो क्रम को डिनोट किया गया है, वो क्रम को डिनोट किया गया है। अतः मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर कहूँगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आप ABCD का ही चयन करें। ठीक है, तो एक प्रकार का ये टेस्ट है, परीक्षण है। ABCD का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, और तीसरा आपका सही है। समाजीकरण के निम्नलिखित अवस्थाओं को अवरोही क्रम में देखिए। अब ये अवरोही क्रम में आ गया, आपने नाम सुना होगा सिगमंड फ्रायड का नाम। सिगमंड फ्रायड ने अगर बात किया है तो सबसे पहले मुखावस्था को लेकर, फिर उसके बाद उन्होंने गुदावस्था, फिर उन्होंने किशोरावस्था, और फिर लास्ट में इन्होंने ओडिपस अवस्था के बारे में जिक्र किया है। अतः आप कह सकते हो कि जो दूसरा ऑप्शन जा रहा था यह ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। देखिए अभी हाल ही में 2 क्लास यानी 1 क्लास के बाद, लास्ट में परसों की क्लास की बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने फर्डिनेट टोनीज के बारे में पढ़ा था 1887 में, गेसेलसॉफ्ट और गेमिनसॉफ्ट को लेकर। यस। तो उसमें पूछा कि कौन सी अवधारणा आपकी यहाँ पे सही है, ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत हुआ है ना। तो इस सवाल के आधार पे अगर आपका जवाब आ भी रहा है तो कौन से सही है, तो गेमिनसॉफ्ट एक ऐसा समुदाय है, देखो गेमिनसॉफ्ट को ही समुदाय कहा जाता है, जो संबंधों में ताने बाने, पड़ोस और सम्मान के सद्गुण आधारित साझे प्रयोजन पर आधारित होता है। अतः मैं आपसे कहूँगा कि पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट कर लीजिए। 18वीं सदी के पूर्व, ये आपका गलत हो जाएगा, इससे पहले नहीं आया है।
गेसल सॉफ्ट में शहरी समुदाय, देखिए यहाँ पर देखिए आपको एक ऐसा समुदाय, और ये शहरी समुदाय को रिलेट करके बता रहा है कि जो आधुनिकता और शहरी और जिसे व्यक्तिवादी और अवैयक्तिक माना जाता है उससे जुड़ा हुआ होता है। अतः मैं कहूँगा ये भी सही है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, लोग अपने अनुभव और अपने व्यक्ति ज्ञान, सर इसके पहले क्वेश्चन का रिपीट कर दीजिए एक बार। कौन सा? जो समाजीकरण के निम्नलिखित अवस्थाओं को अवरोही क्रम में बदल दीजिए। फ्रायड का जो अवस्था थी उसको। अच्छा, उसको नोट करवा दे। नोट तो है सर, ये तो हम जाने की ओरल स्टेज पहले से सिगमंड फ्रायड की अवस्था। लेटेंसी पे जेनेटल है, लेकिन इसमें ये ओडिपल और थोर अवस्था देर का ये क्लियर नहीं हो पा रहा था सर ये बेसिकली क्या है कि एक ऐसी स्टेज है फैलिक स्टेज। देखिए मैं बता दूं आपको, सिगमंड फ्रायड के द्वारा 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। सिगमंड फ्रायड की थ्योरीज में 5 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। उन 5 अवस्थाओं के अंतर्गत जब बात हम लोग करते हैं तो उनमें एक ओडिपस और इलेक्ट्रा जैसी ग्रंथि रिप्रेजेंट होती है ना। और वो लिंगी अवस्था में हम लोग देखते हैं उसको, फैलिक स्टेज में। तो मौखिक अवस्था आपकी पहली अवस्था होती है, ठीक है, जिसको मैं लिख रहा हूँ मौखिक। दूसरा होता है एनल, जिसको गुदावस्था कहते हैं। कामेच्छा ऊर्जा जो है गुदा पर केंद्रित होता है यहाँ पर। और तीसरा होता है लिंगी अवस्था, जहाँ पर रिप्रेजेंट होता है ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि, है ना। कामेच्छा ऊर्जा जेंडर पर आधारित होता है। और सुप्त अवस्था, जिसको हम लोग लेटेंसी, शांति की वह अवधि जिसमें कामेच्छा के संबंध में रुचि बहुत कम होती है। और जननांग, जेनिटल स्टेजेस, जो कामेच्छा ऊर्जा जननांगों पर केंद्रित होती है। तो ये 5 स्टेजेस हैं सर, है ना। 5 स्टेजेस हैं जिसमें से ये 4 बेसिकली प्रश्न बनाया हुआ है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं, जो एडोलसेंट स्टेज है, टीनेज वाला, वो जेंडर वाला स्टेज इसका आता है। और इन्हीं के अंतर्गत हम आप पढ़ते हैं 2 ग्रंथि, ओडिपस और इलेक्ट्रा। तो इसके बाद आप ओडिपस को दर्शा दीजिए या इलेक्ट्रा को दर्शा दीजिए, कोई भी आ जाए, ठीक है। तो उसी के लिए तो वहाँ पे सी के बाद डी लिखा है, सी के बाद सॉरी बी लिखा है। समझे सर आप कि अभी और बताऊँ डीप में? जी सर, ठीक है। ठीक है, ये बन जाता है आपका। उसके बाद आपका ये यहाँ पर जो सही जाता है, सतत विचार के माध्यम से सामाजिक संचार का निर्माण करना। तो आप देखिए ए सी डी को लगाइए, ए सी डी ऑप्शन नंबर पहला सही है, और यहाँ पर आपका यही करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सामाजिक प्रतिरक्षा संस्थान है एक, इसकी स्थापना मूलतः किसके द्वारा की गई थी? सामाजिक सुरक्षा विभाग 1964 में, और ये आप कह सकते हो 1964, और ऑप्शन नंबर आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रतिवेश यानी नेबरहुड विकास मॉडल के चरणों का प्रथम चरण से लेकर 5 तक व्यवस्थित करें। आवाज़ मेरी क्लियर है? बैकग्राउंड आवाज़ तो नहीं आ रही है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके, अगर बैकग्राउंड आवाज़ आएगी तो प्लीज़ आप बताना। तो प्रतिवेश मतलब नेबरहुड विकास मॉडल के चरणों का क्रम में दर्शाना है, पहले से लेकर 5वें चरण तक। और इसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो सन आप सबको पता होना चाहिए इस परिप्रेक्ष्य में कि सबसे पहले आपको क्या दर्शाना चाहिए, नेबरहुड का है ये जरूरतों की पहचान। भी स्थान और परिवेश की पहचान। सर ई होगा, फिर बी, ओके। फिर डी, फिर हमारा सी, फिर ए। देखिए आपने नाम सुना होगा HY सिद्दीकी का नाम, है ना। HY सिद्दीकी का नाम सुना होगा, और उस सिद्दीकी महोदय ने प्रतिवेश एक मॉडल दिया था, है ना। और प्रतिवेश नेबरहुड विकास का मॉडल के रूप में जाना भी गया। और उन प्रक्रिया में अभी आपने जो जवाब मुझे दिया है कि अलग अलग वर्गों का ज़रूरतों का पहचान करना होगा, आइडेंटिफिकेशन, है ना। उसके बाद आपको करना होगा स्थान और प्रवेश की पहचान,
यानी बी। आप उसके बाद लगाएंगे कार्यक्रम की योजना को लेकर, और गलत जा रहा है, गलत जा रहा है सर, गलत जा रहा है सर। क्यों कार्यक्रम की योजना, प्रोग्राम प्लान सर सर एच वाई सी की बता रहे हैं ना सर, 1977 में दिए थे उन्होंने, पहले बताए थे सर। आइडेंटिफाई जो लोकल और फिजिकल एरिया का है ना, उसको नीड को आइडेंटिफाई करना है, यानी इसमें आपको जाएगा बी नंबर, पहले फर्स्ट जाएगा सर। हाँ जी सर, पहले बी जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं समुदाय को संगठनात्मक नेटवर्क विकसित करना है, यही ना? नहीं नहीं सर, नहीं स्थान सर। और प्रवेश की पहचान। अच्छा, यहाँ आप कह रहे हैं कि पहले अलग अलग की पहचान कर लेता हूँ, चलो, फिर उसके बाद आप स्थान और प्रवेश की पहचान कर लेता हूँ, बी, यही ना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, पहले ई नहीं आएगा सर, पहले बी आएगा सर, पहले बी आएगा सर। पहले बी फिर ई सर। ओके, हाँ, ये भी बात सही आप कह रहे हो कि पहले बी आना चाहिए। पहले तो हमें प्लेस की पहचान करनी होगी ना, तब जाके ना लोगों की ज़रूरतों की पहचान होगी। जब जगह ही नहीं पता चलेगा, स्थान प्रवेश ही पता नहीं चलेगा, तो फिर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब, बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर उसके बाद आप डी को कर दीजिए। कहीं पर है इस तरीके का ऑप्शन? बी, ऑप्शन 4 सर। 4 में है ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, है ना? कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाती है भाई, ऐसी बात नहीं है, है ना? तो ये चीज़ें तो बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन नंबर जो आएगा वो 4 भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही है कि यहाँ पर 4 करेक्ट होगा। पहले हमें प्लेस वगैरह का ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देन जब हम प्लेस पे पहुँचेंगे तो वहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे कि भाई उनकी नीड क्या है। जब उनकी नीड पता चल जाएगी ना, तब हम लगाएंगे ना, तो क्योंकि नीड तो आपका बी वाले पे बनेगा, फिर आपका ई वाला बनेगा, और यहाँ पर ई वाला आ भी है, और सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, एक बार थोड़ा रुकिए, चार्ज लगाता हूँ। देखिए, अगला सवाल आपके सामने सामाजिक विधान दिया गया है, एक तरफ वर्ष दिया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम एक हो, जैसा कि आप सब जानते हैं, RPWD एक्ट का नाम है ना, और आप बता सकते हैं कि इसका वर्ष कब लगाओगे आप? दिव्यांग 2016। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2017। 17 लगाएंगे। ओके, एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं माता पिता वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण 2007। 2007। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012। 2012। ठीक है, और इस आधार पे आप लगा सकते हो ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन गया है आपका यहाँ पे? दूसरा लगा है ना? जी सर, जी सर। नहीं, सर बी का तो फर्स्ट है ना? बी का फर्स्ट है, हाँ, तो तीसरा गया है, ये वाला ऑप्शन गया है, तीसरा वाला है ना, तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए, यहाँ पर विचारधाराएं हैं और उसके संबंध में केंद्र बिंदु हैं। विचारधाराएं और केंद्र बिंदु दिए गए हैं। जैसे देखिए, नौ उदारवाद लोगों के समेकित पूर्ण समुदाय आधारित चेतना के रूप में देखा जाता है। नारीवाद पुरुषों की प्रधानता और महिलाओं के अधीनस्थता की मान्यता की बात करता है। उत्तराधुनिकतावाद आप सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप बाजार एकमात्र नियामक के रूप में। और बहुसंस्कृतिवाद आपका सांस्कृतिक और अधिनायकवाद और समांगीकरण का विरोध। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सही जवाब चला जाएगा सेकंड वाला, दूसरा सही हो जाएगा। मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित की गई है राष्ट्रीय नशा मांग न्यूनीकरण कार्यवाही योजना कितने वर्ष का समयावधि के लिए लागू की गई है? कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए, 2018 से लेकर 2025 तक। ठीक है, ये आपका हाल ही का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर को टच करता है ये। और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, 2018 से 2025। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना घटित होने के प्रति सामूहिक व्यवहार हेतु आवश्यक एवं पर्याप्त आधार प्रदान करने की बुनियादी स्थिति या दशा नहीं है? क्या होना चाहिए प्लीज?
विसंरचना कस सही है, बी वाला ऑप्शन है ना। किस सामुदायिक प्रारूप का आच्छादन की गुंजाइश होती है? सहभागी, अधिगम मॉडल। सही जवाब 4। रॉबर्ट के इन का सवाल 81 के अनुसार निर्देशात्मक मामला अध्ययन के 5 सामान्य अभिलक्षण होते हैं। मामला अध्ययन महत्वपूर्ण, ठीक है, पूर्ण पर्याप्त साक्ष्य दर्शाने वाला तथा वैकल्पिक दृष्टिकोण पर विचार करने वाला होना चाहिए। 5वां अभिलक्षण अवश्य ही निम्नलिखित होना चाहिए। 2014 में ये कॉन्सेप्ट आया था, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए इस प्रश्न का जवाब। आकर्षक रूप से ये मेरे समझ सवाल ही गलत आया हुआ था। उत्तरदाताओं की भाषा के प्रस्तुति, इसमें बच्चे ने लगाया हुआ डी। इसको छोड़ दीजिए, इसको मैं देखूंगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसके बाद इसका चेक करेंगे, ठीक है। फैक्ट है ये। समाजवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है बताइए? सामाजिक अर्थव्यवस्था किस पे लागू है? सर फर्स्ट सामाजिक स्वामित्व एवं समाज कल्याण। तीसरे पे है मैडम, सार्वजनिक स्वामित्व एवं लाभ प्रयोजन पर। लाभ है प्रयोजन पर है। अतः मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना, वो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 83 की बात करते हैं। निम्नलिखित सूचकांकों में वर्ष के आधार पर शुरू में बताइए। अच्छा, HPI 1997 और उसके बाद HDI 1990 है ना, HDI तो GDI HDI ये रहा 1990 और GDI यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1981 और PQLI 1995 होगा सर। 19 GDI 1995 और यहाँ आपको पे मिस्टेक हो गया है, PQLI एक मिनट। 1970। HPI होगा 1997 और GDI आपका होगा 1995 और मानव विकास सूचकांक हो जाएगा आपका 1990 और ये आपका हो जाएगा 1981। अब क्रम में लगाइए जरा। CDBA आपका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक है। ये देखिए आपको गोल है तो बड़ा आसान सवाल आ गया है। 10 तक आपको गोल याद होना चाहिए। पहला तो नो पॉवर्टी है, कहीं पर है नो पॉवर्टी, है ना। 0 हंगर, दूसरा शून्य भूखमरी, स्वच्छ जल छठा होगा और डिसेंट वर्क उत्तम कार्य ये 8वां हो गया। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? A का 3, B का 2, 4 नंबर सर। 4 नंबर। सर ये पूरे लिखवा दीजिएगा 1 से 10 तक। 1 से 10 तक? अरे ये तो मिल जाएंगे, नोट यस भी है मेरे पास, PDF में भी मैंने शेयर कर रखा होगा, है ना, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है सर, तो नहीं मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन नोट्स में आप देख लीजिए। 1 से 10 तक तो पढ़ के जाइएगा, है ना। ठीक है सर। आंदोलन महात्मा गांधी जी का है 1930 का ना। शुद्धि आंदोलन 1923 का है।
किसका है ये? शुद्धि आंदोलन। भूदान आंदोलन विनोबा भावे का नाम आएगा 1981 51, सॉरी 81 नहीं 51, विनोबा भावे है। और सतनामी आंदोलन गुरु 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 घासीदास 1820। बचा क्या आपके सामने? दयानंद सरस्वती, तो शुद्धि आंदोलन क्या हो गया? ऑप्शन कौन सा गया है बताइए भाई। महात्मा गांधी ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3। पहला। दूसरा है ना, दूसरा। हाँ सर। ठीक है, चलिए अभी आपके लिए आज के लिए इतना ही रोक दीजिए आप लोग।